हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपका स्वागत है लर्न नोट्स फॉर यू चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ एग्जाम जो होता है हर बार, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं लॉ के रिगार्डिंग। और आज की इस वीडियो का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर के 2023 तक, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2, 3, 4 जितने भी डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस, यानी कि कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उस हिसाब से पार्ट आएंगे। इसके बाद के जो पार्ट हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने का तरीका ये है। और दूसरे जितने भी यूनिट्स हैं उनकी वीडियो भी अपलोड की जा रही हैं, कुछ एक की अपलोड हो चुके हैं जो कि आप आई बटन में या चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। और आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि अदर जो यूनिट्स हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है जो पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। अगर अपना कोई सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जो नीचे ये केसेस दिए गए हैं, हमारे पास 4 केसेस हैं। इन चारों केसेस को इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या हेल्ड किया गया है। तो इन चारों में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी पब्लिक अथॉरिटी का, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता केवल इस रीजन से कि उसने वो है रीजन रिकॉर्ड नहीं किए। कब नहीं किए? जब उसकी कोई ड्यूटी ही नहीं है ऐसा करने की, यानी कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो वहां पर रीजन रिकॉर्ड करे, फिर भी उसने उस वजह से वो नहीं किए, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पब्लिक अथॉरिटी का वो इनवैलिडेट है। ठीक, तो ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो ये हेल्ड किया गया था ऑप्शन नंबर 1 वाले केस में, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस मधुकर कुमार के केस में 2022 में ये हेल्ड किया गया था। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं बाकी के 3 बचे हुए ऑप्शन में क्या हेल्ड किया गया था। सेकंड नंबर पे है म्युनिसिपल काउंसिल नीमुच वर्सेस महादेव रियल एस्टेट। ये 2019 का केस है। इस केस में क्या था? इस केस में ये हेल्ड किया कि जो इंटरफेरेंस है हाई कोर्ट के द्वारा वो कब वार्न हो, यानी कब होगा वो तब होगा जब कोई डिसीजन दिया गया है वो डिसीजन विशिएटेड है बाय एन अपरेंट एरर ऑफ लॉ, यानी कि जब उसके ऊपर दिखाई दे रहा है एरर ऑफ लॉ, तो उसी केस में सिर्फ है जो हाई कोर्ट उसमें देखेगा। अब थर्ड ऑप्शन में जो केस है टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इस केस में ले डाउन की गई है कुछ गाइडलाइन जो कि किसके रिगार्डिंग है? कोर्ट के रिस्पेक्ट में है जब वो इंटरफेयर कर रही है। कब? जब अवार्डिंग ऑफ द टेंडर्स की बात हो। उस केस में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं वो ले डाउन की गई थी। हम डिटेल में गाइडलाइन है वो श्योर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये लेंथी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वो चीजें डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और हमारे क्वेश्चंस हैं वो जल्दी कवर नहीं होंगे। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा है? विजय नारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 का केस है। इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसको सिर्फ इस ग्राउंड पे इनवैलिड हेल्ड नहीं किया जा सकता कि कुछ सिटीजन्स हैं उसकी वजह से सफर हुए हैं, उनको हार्डशिप हुई है, या वो डिसीजन है जो हास्टी मैनर में लिया गया है, यानी कि जल्दबाजी में लिया गया है। तो केवल इस ग्राउंड पे डीमोनेटाइजेशन को हम इनवैलिड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये जो चारों केस लो हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्या इनमें हेल्ड किया गया था, ईयर भी इनके साथ में है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम में आपके काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 2023 मार्च में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। 4 आर्टिकल दिए गए हैं, हमें चूज करना है कि कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल में हमें प्रोवाइड किया गया है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। यानी कि ऐसी कोई भी डिस्कशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर, किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वहां पर कोई भी जज के कंडक्ट के बारे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो
या हाई कोर्ट के हैं, जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस दौरान उनका कंडक्ट किया, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी, ये याद रखने वाली है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगी। तो ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? तो चलिए पहले इन सभी आर्टिकल को सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल, ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? ये सेम इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके बारे में बात करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि इस आर्टिकल में ये रिस्ट्रिक्शन है वो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग है, यानी कि पार्लियामेंट में ऐसी डिस्कशन नहीं की जाएगी। तो ये 121 में दिया गया है। सेकंड आर्टिकल आती है 127। इसमें किसके बारे में बात की गई? इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस के बारे में है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 211। तो इसमें बात की गई है कि जो लेजिस्लेचर हैं ऑफ द स्टेट्स, उनमें जो डिस्कशन है जजेस के रिगार्डिंग वो नहीं होगी। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, जब हम लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो 211, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो 121। ठीक। एंड आर्टिकल 212 क्या कहता है कि कोर्ट है वो इंक्वायरी नहीं करेगी। कहां पर नहीं करेगी? इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स है उनमें कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगी। ये 212 में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राइट। 2023 मार्च में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो ये आर्टिकल 279A है वो ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अमेंडमेंट 101 फर्स्ट, 102nd, 99th, 127th। तो देखते हैं ये चारों अमेंडमेंट क्या क्या चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं और ये किसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले आता है 101। तो ये जो अमेंडमेंट है वो किसके रिगार्डिंग है? जीएसटी के रिगार्डिंग। और इसमें जो ये आर्टिकल है जो ऐड की गई थी, एक तो ऐड की गई थी 246A यानी कि 246A और 279A, ये 2 आर्टिकल इसमें ऐड की गई थी। और ये जो आर्टिकल है हमारे पास, ये किसके बारे में बात करती है? ये करती है जीएसटी जो काउंसिल है उसके बारे में है ये आर्टिकल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आती है सेकंड ऑप्शन आता है 102 जो अमेंडमेंट है वो किसके रिगार्डिंग है? ये वाला अमेंडमेंट आता है 2018 में। इस अमेंडमेंट में जो क्या चीजें ऐड की गई थी, एक तो आर्टिकल 338B एंड 342A। यहां पर क्या था, इनमें जो कमीशंस थे वो एस्टेब्लिश किए गए थे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनको हम किस नाम से जानते थे? नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि NCBC इसमें एस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये जो 338 है वो क्या है? स्ट्रक्चर, ड्यूटी एंड पावर। इसकी स्ट्रक्चर, ड्यूटी एंड पावर क्या थी उसके बारे में था। और जो 342 है A, वो क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ में वहां पर कुछ स्पेसिफाई करेगा एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये दोनों सेक्शन इसमें प्रोवाइड किए गए थे जिनके बारे रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि 99th अमेंडमेंट। इसमें क्या चीज ऐड की गई थी? ये है अमेंडमेंट रिलेटेड एनजेक से, 2014 में आया था। एनजेक मींस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि इस अमेंडमेंट के थ्रू आया गया था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट थी बाद में स्ट्रक डाउन कर दी गई थी बाय द 4th जो जजेस केस था 2015 में, उसमें इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द मेजोरिटी ऑफ 4:1 से। अब लास्ट वाला ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 127th अमेंडमेंट में क्या था? ये अमेंडमेंट है 2021 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में जो NCBC जो हमने अभी 102 में जो डिस्कशन किया था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट प्रोवाइड कर दिया और प्रेसिडेंट को एक सेंटर लेवल पे ओनली नोटिफाई करने के लिए बैकवर्ड और एजुकेशनल जो क्लासेस थी वहां तक उनको कर दिया। स्टेट के लिए स्टेट देखेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट, जन की जीएसटी के रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन, जीएसटी उसमें अमेंडमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो गया।
और 2023 मार्च में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनमें जो आर्टिकल 246A है जो कि डील किससे करती है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग, स्पेशल प्रोविजन के रिगार्डिंग। ठीक, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है 101st 101वें अमेंडमेंट में। ठीक, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी के बचे हुए जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 99 है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया लास्ट क्वेश्चन में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्वेश्चन में, और ये वाला भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, यानी कि तीनों के तीनों अमेंडमेंट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। अब बचता है सिर्फ ओनली 100th अमेंडमेंट। इसमें क्या था, ये आया है 2015 में। इस अमेंडमेंट में क्या चीज थी, इस अमेंडमेंट में एक ये अमेंडमेंट किया गया, कुछ टेरिटरी को एक्वायर किया गया था इंडिया के द्वारा, उसको इफेक्ट देने के लिए, और ट्रांसफर करनी थी कुछ प्रॉपर्टी अदर टेरिटरीज हैं जो बांग्लादेश को। वो किसके द्वारा थी, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स एंड डिटेंशन का जो एडवर्स पोजीशन था उस सिस्टम से उनको ट्रांसफर करनी थी, और वो किसकी परसुएंस यानी किसके अकॉर्डिंग हो रही थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था 1974 का उसके अकॉर्डिंग, और उसके जो प्रोटोकॉल थे 2011 के उसके अकॉर्डिंग। तो उस चीजों को यहाँ पर इफेक्ट देने के लिए ये जो अमेंडमेंट है वो आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं, ये 4 आर्टिकल दी गई हैं, इनमें से कौन सी आर्टिकल है वो डील करती है विद द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग। हमने हाल ही में जो एक अमेंडमेंट डिस्कस किया था 102nd, उसमें हमें 2 आर्टिकल दी गई 338B एंड 342A, यानी 338 और 342 आर्टिकल दी गई थी। तो यहाँ पे इनमें से सिर्फ एक आर्टिकल हमारे पास है, वो कौन सी है, ये वाली। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी बचे हुए आर्टिकल्स भी देखते हैं। जो आर्टिकल 115 है वो किसके बारे में है, वो है सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स के बारे में दी गई है। वहीं पर अगर हम आर्टिकल 338 के बारे में बात करते हैं तो वहां पर नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें 338A की, तो उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है। आई होप कि ये तीनों चारों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि जो वी द पीपल जो कि प्रियम्बल में यूज किया गया है, वर्ड्स आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसए, इंडिया ओनली, इंडिया एंड कनाडा, या इंडिया यूएसए एंड कनाडा। तो ये कौन सी कंट्री के जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया गया है। तो ये इंडिया में, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा और कौन सी में, इसके अलावा यूएस, यानी कि यूएस से ही बोरो किया गया है काफी कंट्रीज के द्वारा। तो यहां पर एक तो इंडिया हो गया, एक यूएसए हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। कनाडा में ये चीज है जो यूज नहीं की गई है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ओनली इंडिया हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यूएस भी है, तो साथ में ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा भी और बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया, बांग्लादेश, और इस तरह की और भी काफी सारी कंट्रीज हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक केस था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 का था, उसमें कुछ टेस्ट ले डाउन किए थे डिस्कवरी करने के लिए कि कोई पार्टिकुलर एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक कलरेबल लेजिस्लेशन। तो उस टेस्ट में क्या चीजें थी वो हमें बतानी है। हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हमें राइट वन है वो चूज करनी है, कौन कौन सी राइट है कौन कौन सी नहीं है। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर है उसके पास में लॉ अनेक्ट करने के किसी स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, उस पर लॉ बनाने की उसके पास में जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो डायरेक्टली मतलब उस सब्जेक्ट पे डायरेक्टली नहीं बना सकती लॉ, तो उसके पास ये जुरिडिक्शन नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो इनडायरेक्टली भी उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ नहीं बना सकती, यानी कि उसको एक अलग से कलर दे करके। आई होप कि आपको ये जो लेजिस्लेशन का मीनिंग समझ में आ गया। तो अब इसमें से कौन कौन से हैं वो क्या होंगे, राइट होंगे। स्टेटमेंट एक तो हो गई बी पे, यानी कि कोर्ट मस्ट लुक इनटू द सब्सिस्टेंस ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ का जो इंपॉर्टेंस क्या है,
मटेरियल क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो चेक करने के दौरान एक तो कोर्ट को ये देखना चाहिए उस लॉ के सब्सिस्टेंस के बारे में, यानी कि उसका सार क्या है। नोट इनटू द फॉर्म और द लेबल विच द लेजिस्लेचर हैज गिवन इट टू, न कि उसके ऊपर जो लेबल यानी कि उसको जो टाइटल दिया है लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर नहीं देखना है, उस लॉ के अंदर क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उस पे देखेगी। सेकंड किस चीज पे देखेगी, कोर्ट मस्ट लुक एट द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इफेक्ट, उसका उद्देश्य क्या है और उसके प्रभाव क्या होने वाले हैं, उस पे भी कोर्ट है वो देखेगी। और उसके बाद में अगर लेजिस्लेचर प्रोसीड कर देता है अंडर लेजिस्लेटिव प्लान, तो कोर्ट है वो रीड करेगी जितने भी स्टैट्यूट है कॉन्स्टिट्यूटिंग कर रहे हैं उस प्लान को जितने भी स्टैट्यूट बना रहे हैं, और डिटरमाइन क्या करेगी, कंबाइंड इफेक्ट उसका क्या हो रहा है। उन सभी अगर यहाँ पर कुछ स्टैट्यूट बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करने में, उसको बनाने में, तो इन सभी को यहाँ पे कंबाइन देखा जाएगा कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा है सभी का, ताकि वो कलरेबल लेजिस्लेशन है उसको देखा जा सके। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है ये है राइट है, कौन कौन सी है, बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि ये एक रिजोल्यूशन है जो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसको अप्रूव कर रहा है अंडर आर्टिकल 352 यानी कि 352 में कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले ही बार में फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद के जितने भी अवसर हैं यानी कि सब्सिक्वेंट ओकेजन हैं वो पास किए जा सकते हैं बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय, यानी कि किस थ्रू, कौन सी मेजोरिटी के थ्रू होंगी, क्या वो बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस दी होंगी, या फिर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस टाइम प्रेजेंट है 2/3 उस हिसाब से होगी जो वोट कर रहे हैं, या फिर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 यानी कि 2/3 से कम उस हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, या फिर जो रेजोल्यूशन है वो रेटिफाई होना चाहिए बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1 ऑफ द स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफाई होना चाहिए। कितने, नॉट लेस देन 1 ऑफ। तो इसमें से कौन सा है वो राइट होगा, ए एंड बी वाला। तो ए और बी कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हमारे पास कुछ केस लॉ दिए गए हैं, ठीक, ये केस लॉ है 5। इनमें से कौन से केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी एंटी डिफेशन लॉ को, तो उस समय एक स्पीकर है लोकसभा का वो एज ए ट्रिब्यूनल है वो फंक्शन करेगा। तो ये कौन से केस में यहाँ पर हेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इनमें से हमें एक ऑप्शन है वो चूज करना है, लेकिन डायरेक्टली आंसर पर जाने से पहले हमारे पास 5 केस लॉज हैं। हम इन पांचों केस लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारा एक कंसेप्ट है वो, या कहें 5 केस लॉ एक साथ में क्लियर होंगे। पहला केस लॉ क्या कहता है कि एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। ये केस किसके रिगार्डिंग है, ये केस है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट से रिलेटेड है। यानी कि इस केस में क्या हेल्ड किया गया था कि इस केस में जो आर्टिकल 323 ए है उसकी वैलिडिटी को यहां पर अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वेरियस जो प्रोविजन हैं और बहुत से जो प्रोविजन हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के उनको भी यहां पर अपहेल्ड, उनकी वैलिडिटी है वो की गई थी। तो ये एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये था। नेक्स्ट केस आता है IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है। इस केस में काफी सारी चीजें हैं जो हेल्ड की गई हैं, वो हम यहाँ पे इस लिस्ट में देखते हैं। ये चीजें हैं हमारे पास, अगर आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हो, वैसे बेसिक सा पॉइंट हम ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन में क्या था कि 9th शेड्यूल में जैसे कोई केस, अगर कोई लॉ है 9th शेड्यूल में, उसको अगर वहां पर डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती के केस के बाद में यहाँ पर वो चीजें हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आने लगी। सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल प्रोटेक्शन है जो कि 9th शेड्यूल में दी गई है वो अब ज्यादा जरूरी नहीं है, रिक्वायर नहीं है। किस कंटेक्स्ट में, इन द एग्रेरियन एंड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के रिगार्डिंग। और इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल क्या किया है कि जो लॉ है 9th शेड्यूल में आ रहे हैं उनको एक जो जुडिशियल रिव्यू की इम्यूनिटी का एक ब्लैंकेट है उसमें नहीं डाला जा सकता।
फर्दर उसके बाद में एक और चीजें क्या ओपिनियन दी कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड उसको 9th शेड्यूल को यूज करके भी टेक अवे नहीं किया जा सकता, उसको बाहर नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है रीइंस्टेट किया गया और रीअफर्म्ड किया गया, और ये वाली भी वही है, ये जो 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी थे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जितने भी लॉ उसमें 9th शेड्यूल में ऐड हो चुके थे इस तारीख से पहले, ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट तारीख है, ये इंपॉर्टेंट तारीख है, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है ये तारीख। बट उसके बाद में कोई भी अमेंड अटेम्प्ट किया गया है अमेंड या उसमें ऐड करने के लिए, तो वो चीज है, उसको क्या एक इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन जुडिशियल सिस्टम के द्वारा सफर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को ही यहाँ पर एक किस्म से तवज्जो दी जा रही है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आई होप कि आपको ये केस लॉ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस एक केस लॉ के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट केस लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, किहोटा लोहन वर्सेस चिलू, नाम अजीब सा है इसका, 1992 का केस है ये। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, इस केस में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वही हेल्ड किया गया था, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इंटरप्रेट और अप्लाई करने के दौरान जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो क्या हैं, एज ए ट्रिब्यूनल के तौर पर वहां पर फंक्शन करेंगे। उसके बाद में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी काफी सारी चीजें हैं वो हेल्ड की गई हैं, चलिए इनको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ये चीजें हैं जो एल चंद्र कुमार में यहाँ पे हेल्ड की गई थी। फर्स्ट वन में क्या है कि यहाँ पर एक तो डिटरमाइन किया गया था लीगलिटी के कौन से आर्टिकल के, 232, 323A, 323B, ये दोनों आर्टिकल, और जो कि डील करती है एक्सक्लूजन ऑफ द हाई कोर्ट जुरिडिक्शन इन द सर्विस अफेयर, जो कि सर्विस अफेयर के मैटर हैं, सर्विस मैटर हैं, उनमें हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को एक्सक्लूजन करती है, उनकी लीगलिटी है, उन आर्टिकल की लीगलिटी वहां पर डिटरमाइन की गई थी इस केस में। और यहाँ पे क्या था कि जो ट्रिब्यूनल है वो कैन नॉट, नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, सर्व एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई, यानी कि हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं उनका सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता उनको। और ट्रिब्यूनल है वो परफॉर्म कर सकते हैं सप्लीमेंट रोल बट नॉट एक्सक्लूजनरी रोल, यानी कि कुछ पावर्स के साथ में वो वहां पर अपनी चीजें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नो। फिर आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू 32 और आर्टिकल 226 226 में जो दी गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, और सुपरविजन है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की ट्रिब्यूनल पे, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। आई होप कि एल चंद्र कुमार में ये 4-5 चीजें हैं जो हेल्ड की गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट उसमें कौन सा केस लो था वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण शर्मा, 1959 का केस है। इनके ईयर भी आप याद रखना, ताकि कई बार है जो ये केस लॉज हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिए जाते हैं कि उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें। तो इस केस में क्या था, ये केस है आर्टिकल 19 से रिलेटेड, यानी कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आई थिंक ये बिहार की बात है, तो वहां पर जो पब्लिकेशन थी उस टाइम पर जो MS शर्मा थे उन्होंने उसकी पब्लिकेशन की असेंबली की, तो उस समय जो स्पीकर थे उन्होंने कुछ पोर्शन है उस स्पीच का या वहां पर जो भी कंसिडरेशन हुई थी उनका कुछ पोर्शन है उसको पब्लिश करने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन MS शर्मा जी ने वो पब्लिश कर दी। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो चीजें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो चीजें पब्लिश करनी है ये आर्टिकल 19 में नहीं आती। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ये जो लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग है जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं फ्रीडम स्पीच के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा से, तो ये चीजें हैं 19 के अंदर नहीं आ सकती। आप नहीं कह सकते कि आर्टिकल 19 में आएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और उसको पब्लिश कर दिया, नहीं, जहां पर आपको रोका गया है ये नहीं करनी तो वो नहीं करनी। तो ये थे हमारे 5 केस लॉ, हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा राइट था, ये सी वाला, तो सी कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में है सी, तो हमारा आंसर राइट होगा, 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास लिस्ट दी गई है दो, एक तरफ से तो पार्ट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और एक तरफ यहाँ पर किस चीज से रिलेट करते हैं वो दिया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज से रिलेट करता है। हमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको चूज करना है। तो सबसे पहले आता है पार्ट 9B, ये किससे रिलेट करता है, ये हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। नेक्स्ट आता है पार्ट 14 किससे रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल से।
नेक्स्ट आता है पार्ट 8, ये किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरी से। और पार्ट 17 है वो रिलेटेड करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। तो ये मैच है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी होगी। और यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं। तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसमें सारी चीजें आती है। यहाँ पर हमने एक एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन निकाल रखे हैं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कंसंट्रेशन भी रहता है एक तरह से एक सब्जेक्ट पे। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनकी भी जो तैयारी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो हेल्प हो सके। और कमेंट करके अपने सजेशंस भी आप दे सकते हो, कुछ नई चीजें इसमें ऐड करने की हो या कुछ हटाने की भी हो, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेटेस्ट जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।